Okay, so let's getting started with our very first chapter. The very first chapter, that is homeostasis. The very first chapter we have, that is homeostasis. What is it, class? Homeostasis क्या होता है, क्या नहीं होता, इसको अभी हम, that is the first chapter which we gonna have to study. Next की अगर बात की जाए तो our next chapter would be support and movement. The third chapter would be coordination and control. The fourth one would be reproduction, and the fifth one would be growth and development. So class, have you seen all these things? All ये सारी चीजें जो मैंने अभी लिखी हैं, have you seen that thing? तुम लोगों को इसमें blur issue तो नहीं हो रहा कि what is the thing we have over here? So our very first chapter would be homeostasis. The second chapter would be support and movement. The third chapter would be coordination and control. The fourth one would be reproduction. And the very last we have about a part that is called growth and development. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग फर्स्ट ईयर तुम लोगों ने पढ़ी चैप्टर कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था? मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर ज्यादा मुश्किल होते थे, ये लास्ट के चैप्टर ज्यादा मुश्किल होते थे? सर लास्ट के चैप्टर, लास्ट के चैप्टर से एंडिंग के 9, 10, 11, 12, 13, 14, isn't it? 14. Exactly. So the last chapters would be so much encouraging. लेकिन सेकेंड ईयर में थोड़ा सा उल्टा है. सेकेंड ईयर में ये जो फर्स्ट 5 चैप्टर देख रहे हो, basically I'm gonna have to say that it comprises of about both botany and zoology. मतलब ये जो पांचों चैप्टर्स जो मैं यहाँ पे तुम लोग को इंडिकेट कर रहा हूँ, ये बॉटनी पे भी इंक्लूड होता है और जोलॉजी पे भी इंक्लूड होता है. जैसे हमारा 12, 13, 14 था न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज और लास्ट ट्रांसपोर्ट. तुम लोगों को पता होगा कि वो बॉटनी में भी आता था और जोलॉजी में भी आता था. इसी तरह क्लास, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर सेकेंड ईयर, द इनिशियल 5 चैप्टर is being real very important for botany as well as zoology. तो ये याद रखना कि इसमें, हाँ, इसमें ये याद रखना कि आखिर के चैप्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट 3 चैप्टर, फर्स्ट 5 चैप्टर, तो दे आर बीइंग रियल वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एक मिनट, थोड़ा सा शेडो आ रहा है, मैं इसको किल करने की कोशिश करता हूँ. अच्छा, तो that is the 5 chapter which is being real very important. Number 1 is homeostasis, support and movement, coordination and control, reproduction and growth and development. That is the thing which is being real very important. It includes for both botany and zoology. ठीक है, यहाँ पे ये मार्क कर लो कि जो 5 चैप्टर है स्टार्टिंग, इसको तुम लोग ने बॉटनी में भी पढ़ना है और जोलॉजी में भी स्टडी करना है. अब उसके बाद आते हैं 6, 7, 8 पे. यहाँ तक कोई मसला? इन्फॉर्म मी ऑन योर चैट, इन्फॉर्म मी ऑन योर माइक. ना माइक खोल के भी बता सकते हो, ऐसे भी बता सकते हो. आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई मसला होगा. देखो, यहाँ पे हम पहले चैप्टर्स डिवीजन कर रहे हैं कि homeostasis, support and movement, coordination and control, reproduction and growth and development. That is the 5 chapter we have for both botany as well as for zoology. ठीक है, अब उसके बाद 6, 7, 8 के बारे में हम बात करेंगे. The starting 5 chapter comprises of about both botany and zoology. चैप्टर्स को डिवाइड कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर बॉटनी का है, कौन सा चैप्टर जोलॉजी का है. तो अगर हम नेक्स्ट अपने बात करते हैं तो क्लास वी हैव द 6th चैप्टर दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, cell cycle, and a very last that is okay, that is the 3 chapters we have: chromosomes and DNA, cell cycle, and variation and genetics. So ये याद रखो कि that is the 3 chapter, 1, 2, 3, 4, 5. वो 5 chapters जो थे वो आपका बॉटनी में भी लिंक करते थे और जोलॉजी में भी लिंक करते थे. लेकिन अगर बात की जाए 6, 7, 8 के हवाले से, so that 6, 7, 8, no, that is being completely for botany. ये जो 3 चैप्टर्स हैं 6, 7, 8, ये कंप्लीटली बॉटनी के चैप्टर्स हैं. ठीक है, तो 1 till 5 तो बॉटनी जोलॉजी कंबाइन, और जो 6, 7, 8 आ रहा है वो प्योरली बॉटनी के. क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, सेल साइकिल और वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, दैट इज समव्हाट अबाउट अ पार्ट फॉर बॉटनी. और एक मजे की बात तुम लोगों को ये बताऊं क्लास
कि अगर तुम लोग फर्स्ट टिल 8 चैप्टर्स कवर अप कर लेते हो, मतलब ये स्टार्टिंग के 8 चैप्टर्स अगर कवर अप कर लेते हो, so you gonna cover 80% of your course. तो आखिर के जो 5 चैप्टर है 9, 10, 11, 12, 13 वो दे आर नॉट बीइंग सो इम्पोर्टेंट नाइदर फॉर बॉटनी नाइदर फॉर जोलॉजी, इतने ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. If I'm talking about the first 8 chapter, that is homeostasis, support and movement, coordination and control, reproduction, growth and development, chromosomes and DNA, cell cycle, variation and genetics. That is the first 8 chapter. They are being real so important, and that covers approx 80% of the course. So that is the thing which I'm gonna have to tell you first कि जो हम initially start ले रहे हैं, you have planned very well that you join earliest possible time. तुम लोगों ने अपना time waste नहीं किया, तुम लोगों ने earliest possible time पे सारी चीजों को conclude किया और admission लिया online. That's a real good step. लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि जो हम स्टार्टिंग की चैप्टर्स लेंगे, ऐसा नहीं है कि जो हम बायोलॉजी में फर्स्ट ईयर में जो हम लोग स्टार्टिंग के चैप्टर्स ले रहे थे दे आर बीइंग नॉट सो इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू द लास्ट, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग चैप्टर्स ही हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मजेदार चैप्टर्स हैं. तो यू आर बीइंग एंजॉयिंग दैट पार्ट. सो that is somewhat about the first till 8 chapter which covers approximately 80% of the course regarding botany, regarding zoology. Now towards next, which I have to be follow, that is about a thing. We have the chapter 9 and 10. 9, 10 and 39, just marking over here. 9 and 9, that would be biotechnology. The 10th one, that is called evolution, and the 13th, that is called man and his environment. So that is the 3 chapters. मैं यहाँ पे 3 chapters को 9, 10, 11 मार्क नहीं कर रहा, मैं 3 chapters को मार्क अप कर रहा हूँ. 9, 10 and 13, that is biotechnology, the chapter number 9, the chapter number 10, that is evolution, and chapter number 13, that is man and his environment. That is the chapter which is of purely what could be that? क्या होगा? Botany or zoology? That is the thing which is being right. That is the chapter which is being purely comprised of zoology. So biotechnology, evolution, man and his environment, that is somewhat about a part of zoology. और मैं तुम लोगों यहाँ पे पहले बता चुका, ये हमारी जो आखिर के 5 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, ये जो हमारे आखिर के 5 चैप्टर्स हैं, that is comprises of about how many percentage, कितना वेटेज हो सकता है उनका बोर्ड में? क्या बता रहा? ना 80% फर्स्ट 8 चैप्टर, ये 20% बचा. तो ये जो आखिर के 5 चैप्टर्स हैं that comprises of about only 20%, जिससे हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, एवोल्यूशन है, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट है, और ये जोलॉजी का पार्ट हो गया. अब मैं बॉटनी का पार्ट भी थोड़ा सा यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ. बॉटनी के पार्ट में हमारे पास चैप्टर नंबर 11, that is इकोसिस्टम, और चैप्टर नंबर 12, that is some major ecosystem. So that is the 11 and 12 ecosystem, some major ecosystem. That is the thing which is being comprises of about what it could be. It could be of botany. ये हमारा बॉटनी का है, 11, 12 बॉटनी का है, और 9, 10, 13 जोलॉजी का चैप्टर है. तो यहाँ पे हमने पहले चैप्टर डिवाइड कर दिया कि कौन से चैप्टर बॉटनी में पढ़ोगे, कौन से चैप्टर जोलॉजी में पढ़ोगे. फर्स्ट टिल 5, 1 से लेके 5 तक जो चैप्टर्स है हमारे पास, होमियोस्टेसिस, सपोर्ट एंड मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ बोथ बॉटनी एंड जोलॉजी. इसमें बॉटनी भी होगा, जोलॉजी भी होगा. जब हम बॉटनी स्टडी करेंगे तो आपको बता देंगे कि बॉटनी का है, जोलॉजी स्टडी कर रहे हो तो जोलॉजी का बता देंगे, जोलॉजी का पार्ट स्टडी कर रहे हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं. और उसके बाद हमारे पास आएगा 6, 7 and 8, 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, सेल साइकिल, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, वो हमारा पार्ट होगा बॉटनी का. और फिर अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 और 10 के हवाले से, तो चैप्टर नंबर 9 हमारे पास
are a biotechnology, evolution, man and his environment, that is a part of zoology, or 11 and 12, that is a part of botany. And that 5 chapter completes how many part? कितने part include करोगे इसमें? I cannot get your voice, cannot get you on chat. कितने परसेंट होगा ये 5 चैप्टर? मुझे क्लास लाइवली चाहिए, थोड़ा सा बताते जाओ मुझे. 20%. That's great, that's great. तो थोड़ा सा क्लास लाइवली रखना, मैं जो पूछूं तो मुझे बताते जाना व्हाट इट विल बी. तो कोई मसला आज के, कोई मसला अभी तक यहाँ तक? I don't think so. कोई मसला होना चाहिए. No. Okay, so let's getting started with our very first chapter. And just tell me what is our first chapter? First chapter कौन सा है? Homeostasis. That is very great. That is very great. Lively रहो, class बताते रहो मुझे. So that is the first chapter we're gonna have to be started. And now what is that? Homeostasis. Okay, so if I'm asking about a part that is called homeo, so what does it mean, class? Homeo क्या होता है? क्या होना चाहिए? Homeo. Yes, class. Any idea about a word that's called homeo? Okay. Yes, I cannot get your voices, class. Homeo. Homeopathy तो सुना है ना? Maintenance. Maintenance. अच्छा. अच्छा चलो. Homeo. There are lots of words we have to make for homeostasis. चलो यहाँ पे words देखते हैं. पहले हम homeostasis को समझने के लिए. होमियो का मतलब सिमिलर नहीं होता, सेम या सिमिलर. Homeopathy. What do you mean by that word homeopathy? एक होता है एलोपैथी और एक होता है होम्योपैथी. पैथी का मतलब मैं तुम लोग को बता देता हूँ, पैथोजेन, द ट्रीटमेंट ऑफ पैथोजेन. होमियो मतलब सो होमियो मीन सिमिलर. सिमिलर. अच्छा चलो, अब इसी को वर्ड्स को हम ड्राइव करते हैं. देखो, बायोलॉजी और मेडिकल टर्म्स वुड बी सो इजी व्हेन यू नो द टर्म्स. बायोलॉजी और मेडिकल टर्म्स तुम लोग के लिए कब इजी होगी? कि जब तुम लोग को टर्मिनोलॉजीज का पता होगा. तो होमियो के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स को ड्राइव करते हैं? सो लेट्स सी इट ओवर हियर. नंबर 1 इज maintenance. Next one, it would be for equilibrium, constant, similar, balance. तो देखो, what they all are. Homeostasis. तो homeostasis का वर्ड यहाँ पे क्या क्या आ रहा है हमारे पास? Maintenance, equilibrium, constant, similar, and what we have, that is balance. ठीक है? क्या मतलब वो? What they all are, what these all are word refer to be. क्या मतलब वो इन words का? These are all the word which shows you what? Excuse. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. जुल्फिकार भाई क्या हाल है? खैरियत से? क्लास कर रहा था. अच्छा, वो 5 स्टूडेंट से मैंने इसी वजह से ब्लॉक वो 5 पे फिर क्लास कर ली थी. मैं भी देख लेता हूँ. ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ. ठीक है. Okay, so class okay, so where we are on homeostasis. यहाँ पे मैंने तुम लोगों को नाम दिए. सरीना खान, would you get my voice and video clear? सरीना खान, would you get my voice and video clear? तुम्हें मेरी voice और video clear आ रही है? Yes, sir. किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सारी चीजें जरूरी है. देखो, पहले तो मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई. क्या? मेंटेनेंस, इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट, सिमिलर और बैलेंस. I get one more word for over here that is called regulation. एक और वर्ड मैं यहाँ पे तुम लोगों को फोकस करवा रहा हूँ. that is what? That is called regulation. किसी भी चीज को मेंटेन करना, किसी भी चीज को इक्विलिब्रियम में लेकर आना,
किसी भी चीज को कांस्टेंट करना, सिमिलर करना, बैलेंस करना या फिर रेगुलेट करना, दैट इज ऑल कॉल्ड होम्योस्टेसिस. मींस if I am balancing my body, so the balancing of a body by getting the average height and weight, that is called what? That is called homeostasis. बॉडी को बैलेंस करना, बॉडी को मेंटेन करना. जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल तुम लोगों को कोट करता हूँ कि तुम लोगों ने BMI का नाम सुना है? पहले बताओ. BMI, that is a very effective word for medical Body sciences. mass index. The body mass Body mass index. index. What we can do with that? What we can do with that? क्या कर सकते हैं इससे? Any idea what you want to share? Yes, ये class. बॉडी मास का होता है जब वर्कआउट सॉर्ट करते हैं, आपकी बॉडी से रिलेटेड होता है. बॉडी मास इंडेक्स. Body mass Based index. on the height of the body. Okay. So body mass index tell you what? कि तुम्हारी हाइट के हिसाब से तुम्हारा बॉडी वेट कितना होना चाहिए. ठीक है. बॉडी मास इंडेक्स टेल्स यू व्हाट कि तुम्हारी हाइट के हिसाब से तुम्हारा वेट कितना होना चाहिए. अगर हाइट कम है, वेट ज्यादा है, सो यू आर गोइंग टू बी व्हाट? ओवरवेट. तुम किसकी तरफ जाओगे? ओवरवेट. और अगर मास मतलब बॉडी की हाइट के अकॉर्डिंग वेट बहुत ज्यादा आ रहा है तो तुम लोग क्या हो जाओगे? ओबेस. लेट्स सी इट ओवर हियर. यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि आई हैविंग अ बॉडी. मेरे पास एक बॉडी है जिसकी हाइट है 5 feet 6 inches. इसका आइडियल वेट होना चाहिए 70 kg. According to BMI, the weight of 5 feet 6 inches body having a weight of what? Having a 70 kg of weight. तो इस बॉडी को हम क्या कहेंगे? फिट. क्या कहेंगे? Fit. What do we mean by that? Fit क्या होगा? What you can say a person have to be fit? एक पर्सन फिट है, उसके बॉडी बॉडी हाइट के हिसाब से उसका वेट जो है वो बिल्कुल आइडियल है, परफेक्ट है. दैट्स अ थिंग, दैट बीइंग अ थिंग व्हिच यू कैन से. अगर अब एक और एग्जांपल लो. मेरे पास एक और बॉडी आ रही है जस्ट हैविंग अ वेट ऑफ 5 feet 6 inches and it having a weight of 110 kg. So what is that? ओवरवेट. ओवरवेट नहीं हो, ये ओबेस कंडीशन है. हमारे पास पहले आता है ओवरवेट और उसके बाद आ जाता है ओबेस. ओबेस मतलब बहुत ज्यादा मोटा है. ठीक है ना. तो क्लास आइदर दिस बॉडी वुड बी बैलेंस. क्या ये बॉडी बैलेंस है? ऑब्वियसली नहीं. ऑब्वियसली नहीं. कितना कितना वेट ज्यादा एक्सेस आ रहा है? कितना वेट एक्सेस आ रहा है? 40 kg. So means what? क्या हुआ कि its legs would bear the weight of 40 kg more. इसकी टांगों को 40 kg का वजन ज्यादा बेयर अप करना पड़ रहा है. Isn't it ना भाई? अगर Yes sir. 5 feet 6 inches की बॉडी है, वो कितना वेट बेयर अप कर सकती है? 70 kg. 70. और अगर 5 feet 6 inches की बॉडी का वेट 110 kg आ रहा है, मतलब कि इट हैविंग 40 kg मोर, तो उसकी टांगों को 40 kg ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ रहा है. ऐसे ही है. और अगर मैं हार्ट के बारे में बात करता हूं, द हार्ट ऑफ 5 feet 6 inches body can pump the blood for 70 kg. The heart of 5 feet 6 inches body can pump the blood for 70 kg. अब अगर उसका वेट 110 kg है तो उसके हार्ट को ज्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी या कम वर्किंग करनी पड़ेगी? ज्यादा. Isn't it? कोई मसला है यहाँ पे? I am saying what? कि अगर 5 feet 6 inches की बॉडी है तो उसका हार्ट 70 kg के लिए वर्किंग बेस्ट करेगा. लेकिन अगर 5 feet 6 inches की बॉडी का वेट 110 kg है तो इट्स हार्ट पंप फॉर मोर फॉर 40 kg. तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा. ऐसे ही है ना. माइक पे ऑन करते जाओ, लाइवली रहो थोड़ा सा क्लास में. Yes sir. ओके. तो हार्ट ज्यादा दिन तक चलेगा या जल्दी खराब हो जाएगा? जल्दी खराब हो जाएगा. अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. आई बॉट अ सीलिंग फैन. मैंने एक सीलिंग फैन परचेज किया और उसकी मुझे वारंटी मिलती है कि अगर आप इसको दिन में
एक सीलिंग फैन मैं परचेज कर रहा हूँ, सीलिंग फैन जो छत पे पंखा नहीं लगा हुआ होता, जो रूफ पे पंखा लगा होता, सीलिंग पे जो पंखा लगा होता, मैंने वो परचेज किया। उसकी मुझे वारंटी मिलती है कि ये सीलिंग फैन आपका 2 साल चलेगा अगर आप इसको दिन में 12 घंटे चलाओगे। सीलिंग फैन दो ईयर्स की मुझे वारंटी मिली है कि अगर मैं इसको दिन में कितने घंटे चलाऊंगा, 12 घंटे। अगर मैं इसको दिन में 24 घंटे चलाऊंगा, क्या ये 2 साल तक चल सकेगा? 1 साल ही चल पाएगा। नो सर, 1 साल चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, यू आर गेटिंग अप टू द पॉइंट, तुम लोग थोड़ा सा पॉइंट आ रहे हो। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता, सुजुकी पिकअप देखी है? जी सर। तो वो लोडिंग वाली जो सुजुकी होती है, अच्छा, उसमें एक चीज लिखी भी होती है दैट इट कैन बेयर द वेट ऑफ, कितना है नजर आ रहा है? जी सर। कितना? 600 मतलब वो गाड़ी कितना वेट बर्दाश्त कर सकती है? 600 kg। अब बताओ, बकरीद में हम उसमें 2 गाय जानवर लोड करके लेकर आ रहे होते हैं, क्या एक जानवर 600 का होगा? नहीं। अच्छा, तो अगर उसको हम 600 kg, अगर मैं एक न्यू सुजुकी पिकअप परचेज करता हूँ, तो वो सुजुकी मुझे कंपनी देती है कि ये गाड़ी कितने साल चल सकेगी? 5 ईयर्स चल सकेगी। क्या आप अगर इसमें कितना लोड बेयर अप करवाओगे 600 kg का, तो ये कितने साल चलेगी? 5 साल। 5 years। और अगर मैं उस गाड़ी पे 1000 kg का लोड डालता जा रहा हूँ, तो क्या वो गाड़ी 5 साल चलेगी? नहीं क्यों? सर, जितना वेट वो बेयर कर सकती है उससे ज्यादा डालेंगे तो ऑब्वियसली खराब होगी। कभी टायर पंचर होगा, कभी गियर में काम आएगा, कभी इंजन में काम आएगा, कभी बॉडी में काम आएगा, ऐसे ही होता है ना। अब जस्ट गो ऑन टू द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यही होता है ना कि अगर किसी भी चीज पे एक्स्ट्रा लोड डालेंगे तो उसका कोई ना कोई पार्ट अफेक्टिव होता जाता है, ऐसे ही है। यस जी सर। सर। ओके, तो फिर मुझे बताओ, व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग? एवरेज लाइफ क्या होता है ह्यूमन बीइंग का? 62 चलो, मेक इट 5 years। make it about 70 years. Make it about for 70 years. So who can live the lifespan of 70 years? Either the body which would be fit, or either the body which would be not fit. Fit one. Fit one. So by the fit one, क्योंकि अगर बॉडी का 5 feet 6 inches हाइट है और उसका वेट 110 kg है, so its leg work for 40 kg more, its kidney filter the blood for 40 kg more, its heart pump the blood for 40 kg more, its all body part work for 40 kg more. तो क्या वो 70 years जी सकेगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे पहले ही हार्ट अटैक हो जाए या कोई और मसला हो जाए, आर्थराइटिस हो जाए या कोई भी और फैक्टर्स उस पर अफेक्ट कर सकते हैं। If the body would not fit, they cannot live their actual lifespan, isn't it? Yes sir। So who gonna maintain the body? The fit one। Human being itself. Human being itself, ठीक है। एक तो वो अपनी डाइट कंट्रोल करेगा। अगर उसकी बॉडी, हम अपना BMI चेक करते हैं कि if I am talking about 5 feet 6 inches, उसका बॉडी वेट 70 kg होना चाहिए। 70 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैं एक सपोजिशन वैल्यू दे रहा हूँ। लेकिन अगर उसका बॉडी वेट 75 kg जा रहा है, तो उसको अपना हाइट और वेट चेक करना चाहिए, अपना BMI चेक करना चाहिए, और अपने BMI से अपने वेट को क्या करना चाहिए? रेगुलेट करना चाहिए, isn't it? यस सर। Yes sir। Okay. अब अगर वो अपना वेट रेगुलेट नहीं करेगा तो क्या होगा? उसकी बॉडी फिट नहीं होगी, उसकी बॉडी बैलेंस नहीं होगी, उसका बॉडी पार्ट एक्सेसिव वर्किंग करेगा, और एक्सेसिव वर्किंग करने की वजह से दैट बॉडी पार्ट कुड बी डैमेज, isn't it class? यही हो सकता है ना कि अगर Yes, बॉडी पार्ट कोई भी बॉडी पार्ट है वो एक्सेसिव वर्किंग करता है, तो लाजमी सी बात है कि वो बॉडी पार्ट क्या हो सकता है? अफेक्टिव हो सकता है। ये तो हम एक्सटर्नल कंडीशन पे बॉडी को बैलेंस करते हैं। सो ओके, तो अब मैं एक बात कह रहा हूं कि हमारी बॉडी को इंटरनली, मतलब ये तो हम एक्सटर्नली बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं ना, कि बाय टेकिंग द बैलेंस डाइट, बाय टेकिंग द एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, बाय टेकिंग द बैलेंस डाइट वी कैन मेंटेन द बॉडी।
हम अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इंटरनली बॉडी को कौन मेंटेन करता है? इंटरनल फैक्टर्स भी तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं एक मिसाल लेता हूँ। वुड यू नो व्हाट इज द एक्चुअल शुगर लेवल? हमारी बॉडी का एक्चुअल शुगर लेवल क्या होता है? कभी शुगर लेवल चेक की है, चेक करवाई है या नोटिस की है? नो सर। Class. The actual sugar level would be in between 90 milligram per deciliter to 120 milligram per deciliter. The actual sugar level would be in between 90 milligram. अच्छा, मैं इसको एक फिगर आउट दे देता हूँ। ये आइडियल है, 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दैट वुड बी द आइडियल। ये क्या है? आइडियल है। रेंज क्या होनी चाहिए? 80 to 120। इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्लास, दैट इज द आइडियल शुगर लेवल। हमारी बॉडी में शुगर लेवल कितनी होनी चाहिए? 80 to 120। अगर शुगर लेवल लो या फिर शुगर लेवल हाई हो, both of the condition would be beneficial for the body or it would be the harmful for the body. Harmful for the body. Why? क्यों भाई? सर लो शुगर है तो ऑब्वियसली आप बैठ जाएंगे और बैठ जाएंगे, गिर जाएंगे, चक्कर आएगा, बॉडी बैलेंस नहीं कर सकेगी, गिर जाएगी, ऐसे ही होगा। और हाई शुगर लेवल हो तो क्या होगा? आपकी बॉडी में शुगर का लेवल ही ज्यादा हो गया तो आप डायबिटीज। मुझे कैसे पता चलेगा शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है? सर कुछ सर, सिम्टम्स symptoms होते हैं होते हैं। उसके। हाँ जा, वही तो मैं सिम्टम पूछना चाह रहा हूँ। अगर पता हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। सर बॉडी सुन होना शुरू हो जाती है। वेट Body लॉस सुन- जल्दी शुरू हो जाता है, वेट लॉस होता है। सर आईज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है अगर आपको डायबिटीज हो जाती है। आंख पे बोझ Eyesight आने पे। लगता है, आंख पे बोझ आने Eyesight लगता है। एग्जैक्टली, शिवरिंग, पैल्पिटेशन, जिसको आप कहते हो कि पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है। सो दैट इज अ थिंग व्हिच विल बी द इंडिकेशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया किसको कह रहे हैं? कि अगर बॉडी में शुगर लेवल एक्सेस हो रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया कि बॉडी में शुगर लेवल लो हो रहा है। लो ठीक है, अब एक बात करेंगे ना क्लास के, होमियोस्टेसिस क्या है? The maintenance of a body, the balancing of a body, or to making the body into the equilibrium condition. That is called what? That is called homeostasis. अब मेरे पास एक बॉडी है, शुगर लेवल होना चाहिए 80 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मैंने उसका शुगर चेक किया, उसका शुगर लेवल आता है कितना? 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितना आ रहा है? 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इट मींस व्हाट? कि उस पेशेंट का शुगर लेवल क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। नेचुरली बॉडी क्या करता है? बॉडी हैविंग अ सिस्टम, हमारी बॉडी में नेचुरल सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। नाउ व्हाट इज दैट फीडबैक? सर कोई स्टिमुलाई में रिसीव होता है तो हमारे रिसेप्टर्स उसे एक्सेप्ट करके ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, ब्रेन उसके रिस्पॉन्ड करता है, उसको फीडबैक सिस्टम कहते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। एंड हाउ वुड बी नेगेटिव एंड हाउ इट कुड बी पॉजिटिव? सर पॉजिटिव positive is वो होगा जैसे एक चाइल्ड की बर्थ हो रही है, वो उसकी डेवलपमेंट हो रही है तो वो पॉजिटिव है। और नेगेटिव वो होता है अगर हमने किसी हॉट चीज को टच किया, हमारा ब्रेन फौरन से रिस्पॉन्ड देता है कि हाथ उठा लो, तो नेगेटिव फीडबैक। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये तुमने एक एग्जांपल ली कि एक चीज को मैं सपोज मैं टच कर रहा हूँ और वो बहुत ज्यादा हॉट है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं घर से आया हूँ, मैंने अनयूजुअली कोई ग्लास पकड़ लिया, स्टील का ग्लास है, मैं वो पकड़ रहा हूँ और वो बहुत ज्यादा हॉट है। मैं क्या करूंगा? आई जस्ट गोना लीव इट, इजंट इट ना? मैं उसको छोड़ दूंगा। यस सर जी। Yes, sir. मैं आ रहा हूँ बहुत ज्यादा स्नोफॉल से, मैं आ रहा हूँ बहुत ज्यादा स्नोफॉल से, मेरे हाथ जमे हुए हैं, मेरे हाथ क्या हुए हैं? जमे हुए ठंड से। मैं आया, मैंने उस ग्लास को टच किया, वो ग्लास हॉट हो रहा है, मैं छोड़ दूंगा? नहीं ना। सो दैट फैक्टर, दैट स्टिमुलाई डिपेंड अपॉन द कंडीशन। वो जो फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है? अपॉन टू द कंडीशन। कि मेरी कंडीशन क्या है? मेरा हाथ बर्फ हुआ है, मैं उस किसी हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ रहा हूँ, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आई गोना कीप माय हैंड ऑन दैट टू मेक इट वार्म, इजंट इट? Yes, sir. सही है ना? तो दैट इज अ कंडीशन। अब मैं तुम लोग को नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक को थोड़ा सा यहाँ पे, फीडबैक क्या है? रिस्पॉन्स। मैं चीजों को सिंप्लीफाई करूँ, क्योंकि चीजें जितनी ज्यादा सिंप्लीफाई होंगी उतना ज्यादा देर तक याद रहेंगी।
दैट्स अ मेडिकल साइंस. मेडिकल साइंस कहती है कि जितनी चीज़ों को हम आसानी से समझ सकते हैं और तो वो चीज़ें हमें देर तक याद रहती हैं, और जिन चीज़ों को हम बहुत मुश्किल तौर पे समझते हैं वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा जल्दी भूल जाती हैं. दैट इज अबाउट आवर वर्किंग ऑफ टीलेंसिफेलॉन, द बॉडी पार्ट ऑफ द ब्रेन. लेकिन अगर मैं फीडबैक के बारे में बात करता हूँ, आई गिव यू वन वर्ड फॉर दैट. फीडबैक इट meant to be as for what? Meant to be as for what? क्या कहलाया ये? For the response. रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स. फीडबैक. गिव अस फीडबैक. तुम लोग रेस्टोरेंट जाते होगे तो वहां पे फीडबैक फॉर्म मिलता होगा. कोई चीज परचेज करते होगे तो उसका फीडबैक फॉर्म मिलता होगा. तो किसी साइट पे विजिट करते हो तो उसका फीडबैक फॉर्म आता है. गिव अस फीडबैक. सो व्हाट डज इट मीन? हमें रिस्पॉन्स दें कि आइदर यू आर लाइकिंग अवर प्रोडक्ट और यू आर डिसलाइकिंग अवर प्रोडक्ट. इजंट इट ना? यही होता है ना. अब फीडबैक सिस्टम इट वुड बी आइदर नेगेटिव और आइदर इट वुड बी पॉजिटिव. पॉजिटिव. एक पेशेंट है जिसका ग्लूकोज लेवल हमने मेजर किया तो कितना आ रहा है? 60 मिलीग्राम पर डेसिलीटर. तो दैट इज व्हाट? दैट इज द नेगेटिव फीडबैक. दैट इज अ नेगेटिव फीडबैक. जस्ट फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी का हमारी बॉडी नॉर्मल है. अभी हमारी बॉडी को कोई डायबिटीज नहीं है. हमारी बॉडी में शुगर लेवल लो कब होता है? कौन सी कंडीशन आती है कि हमारी बॉडी का शुगर लेवल कम हो रहा होता है? अभी रोजे रखे हैं तुम लोगों ने? सर खाने पीने की कमी के वक्त. अरे अभी रोजे रखे हैं, असर के टाइम क्या हो रहा होता है? अच्छा, वन मोर टू बी एडेड. जमीरा, वुड यू लाइक टू इन्फॉर्म अस कि तुम्हें हमारी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है? अपना कैमरा ऑफ कर दो एंड जस्ट टेल अस कि इफ यू आर गेटिंग आवर वॉइस एंड वीडियो क्लियर. अपना कैमरा ऑफ कर दो. कैमरा ऑफ हो जाएगा साइड बटन से. तुम्हारे कैमरा स्टॉप वीडियो पे जाओ, वहां पे स्टॉप वीडियो कर दो, तुम्हारा कैमरा ऑफ हो जाएगा. बट लेट मी इंश्योर फर्स्ट कि तुम्हें मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं है. बल्कि मैं यहाँ से कर देता हूँ. ओके जमीरा, जस्ट इन्फॉर्म मी ऑन चैट या फिर अपने माइक पे इन्फॉर्म करो क्या तुम्हें मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर हो रही है. तुम्हारा वीडियो ऑफ हो चुका है. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, जमीरा आप मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा चैट में. मैं बाद में इसको गो थ्रू कर लूंगा. जस्ट इन्फॉर्म मी ऑन द चैट. ओके, आई एम कमिंग बैक ऑन माय टॉपिक. तो एक पेशेंट का मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल हम रोजा रख रहे हैं, असर के टाइम या असर के बाद क्या हो रहा होता है? हमारा शुगर लेवल क्या हो रहा होता है? अप हो रहा होता है, डाउन हो रहा होता है? डाउन हो रहा होता है. डाउन हो फील कर रहे होते सर डाउन. बिल्कुल डाउन हो रहा होता है. तो द बॉडी सेंडिंग द मैसेज टू द फीडबैक सिस्टम. मतलब एक फीडबैक सिस्टम जनरेट होता है जो ब्रेन को मैसेज भेजता है. ब्रेन मैसेज दोबारा भेजता है किसको? हमारे पास हमारी बॉडी में पेनक्रियाज मौजूद होता है. पता है ना पेनक्रियाज क्या होता है? यस सर. इंसुलिन प्रोडक्शन जो करता है. नहीं, इंसुलिन के साथ साथ एक और चीज करता है. इंसुलिन के साथ साथ एक और चीज करता है. लेट्स सी ओवर हियर. लेट्स सी ओवर हियर. Which one is pancreas actually, by the way? Which one is pancreas actually, by the way? I am just marking it over here. The green one. Okay, so you are getting the color as well. तुम लोग color भी नजर आ रहे हैं. अच्छी बात है. तो the green one would be the pancreas, and what does it gonna secrete? It secrete the two hormones. One is glucagon, and another one would be the insulin. तो यहाँ पे मैं दो हार्मोन्स के नाम लिख रहा हूँ. पहला है क्या? Glucagon, and second one would be the insulin. Okay, so the two hormones that secrete, one is glucagon and one is insulin. तो देखो कब हमारी शुगर डाउन हो रही होती है बताना जरा सा. तो जब हम हंग्री होते हैं, कुछ खाया नहीं होता काफी कुछ खाया नहीं होता है. जैसे अक्सर तुम लोग अपना नाश्ता स्किप कर देते हो, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो, फिर लंच में तुम लोग को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है.
हाँ एग्जैक्टली, कॉलेजेस ऐसी आ जाती हो, फिर कॉलेजेस में बच्चे गिर रहे होते हैं, अक्सर बच्चियां गिर रही होती हैं, यही होता है कि दे आर बिकम द विक्टिम ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा पढ़ा है ना तुम लोगों ने? जी जी। याद जी आया? सर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा में होता ही यस है सर। द फियर ऑफ फैट, द फियर ऑफ फैट। फैट के फियर की वजह से बच्चा खाना छोड़ देता है, ऐसे ही होता है ना, तो लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है ये अफेक्ट, साइकोलॉजिकल अफेक्ट लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है कि फैट की वजह से वो खाना छोड़ देता है, तो उनका शुगर लेवल क्या होगा, अप होगा या डाउन होगा? डाउन। डाउन होगा। डाउन शुगर सर। शुगर लेवल डाउन हो रहा है, तो शुगर लेवल डाउन हो रहा है तो बॉडी गिव द फीडबैक, मतलब ये कौन सी फीडबैक जनरेट हो रही है? नेगेटिव फीडबैक। ये कंडीशन कौन सी जनरेट हो रही है? नेगेटिव फीडबैक। Eventually, this feedback system goes on to the brain, and brain order the pancreas to release a certain hormone that is called glucagon. That is called what? Glucagon. And that glucagon do what? It convert the glycogen into the glucose. ये किसको convert करता है? Glycogen into what? Into ग्लूकोज। glucose. तो glycogen, जिस तरह तुम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ा है ना? जी सर। Okay, that's very great. So glycogen, Yes, what sir. is it? What is it? Either it is protein, carbohydrate, lipid or nucleic acid. Glycogen क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, या फिर लिपिड्स है? कार्बोहाइड्रेट। Which type of carbohydrate is it? Either it is monosaccharide, either it is oligosaccharide, or it is polysaccharide. The polysaccharide. That's very great. It is what? It is polysaccharide. So Polysaccharide. glycogen would be converted into Polysaccharide. glucose. Glucose. अब बॉडी को क्या मिलने लग गई? ग्लूकोज मिल रही है। ग्लाइकोजन ब्रेक हुआ, who break it? Glucagon break it, and it produces what? It produces ग्लूकोज। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है। Glucose. तो ये जो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, Glucose. इसका ग्लूकोज लेवल क्या होने लग रहा है? इट कैन कम्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस हुआ, पहले नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हो रहा था, बॉडी ने क्या किया? ब्रेन को मैसेज किया, ब्रेन ने पैंक्रियास को ऑर्डर किया कि कौन सा हार्मोन रिलीज करे? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? इट कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू व्हाट? इनटू ग्लूकोज। ठीक है, और अगर ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है तो ग्लूकोज क्या कर रहा है? अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, Energy तो provide कर रहा है। एग्जैक्टली तो ये Energy 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर दोबारा किसकी तरफ जा रहा है? इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल रेंज। इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल रेंज। और अगर Normal कंडीशन नॉर्मल रेंज की तरफ जा रही है तो आइदर इट कुड बी द नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। The positive feedback. Okay, so would you get on to the point? What is feedback? Yes sir. What would you Yes, get on to the point? Sir. Would you get on to the point that what is negative and what is positive feedback? Would you get on to the point that how body manages itself or how body maintain itself or how body regulates Yes. itself? क्या कोई मसला है इसमें? नो सर। No sir. Okay, crystal clear है। कोई किसी को मसला हो, किसी को कोई भी मसला हो, I want to make that topic, I want to make this term loud and clear कि ये टर्म तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। अभी भी मैंने पूरा टॉपिक अभी मैंने सिर्फ कवर अप नहीं किया, क्योंकि देखो किसी भी चैप्टर का अगर हमें हेडिंग या व्हाट यू कैन से द ऑब्जेक्टिव, भाई मैं कोई प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ, आई हैव टू मेक द डायसेक्शन। अब मुझे उसका ऑब्जेक्टिव पता नहीं होगा तो मैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी निकाल के रख दूंगा, रिस्पायरेटरी भी निकाल के रख दूंगा, लिवर भी निकाल के रख दूंगा, हार्ट भी निकाल के रख दूंगा। फर्स्ट आई हैव टू क्लियर माय व्हाट? आई हैव टू क्लियर माय ऑब्जेक्टिव कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या? आई हैव टू स्टडी व्हाट? आई हैव टू स्टडी होमियोस्टेसिस। मुझे क्या स्टडी करना? आई हैव टू मेक होमियोस्टेसिस क्लियर। तो पहले ही होमियोस्टेसिस बताओ कि व्हाट इज होमियोस्टेसिस? आई गिव यू द वन वर्ड ओवर हियर, द रेगुलेशन ऑफ अ बॉडी। व्हाट इज इट? रेगुलेशन। Regulation. And what do you mean by the word regulation? Regulation of the body. ये रेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस। रेगुलेशन का वर्ड किससे निकला है? बताना जरा सा। रेगुलेट से। रेगुलेटर से भी तो निकला है। देखो ये देखो छोटा सा रेगुलेटर मेरे पास भी लगा हुआ है, Sir, तुम लोगों को जो दिखे? ये देखो, देखा? कम और ज्यादा What कर is that? सकता What is है। that? What is Yes, that? sir. ये क्या है? क्या है ये? रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या Sir, करता है?
फैन की स्पीड ज्यादा और कम कर सकता है। फैन की स्पीड ज्यादा और कम क्यों करता है भाई? मुझे अभी गर्मी लग इसके रही है, पास ये कंट्रोल है। इसके पास ये सर कंट्रोल, मेंटेनेंस इट मेंटेन द स्पीड, इट रेगुलेट। रेगुलेटर समझ में आया? रेगुलेटर समझ में आया ना भाई? गर्मी जी लगती है तो सर। क्या करोगे? गर्मी लगती है तो क्या करोगे? सर बढ़ाएंगे। स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड बढ़ाएंगे तेज कर और देंगे और क्या। एग्जैक्टली, और सर्दी लगेगी तो स्लो डाउन कर दोगे। तो यू कैन हैव टू मेंटेन द स्पीड, एंड एनीथिंग which can maintain the thing that refer to be as for what? Regulator. रेगुलेटर। तो the regulation of a body is called what? Homeostasis. भाई तुमसे कोई डेफिनेशन पूछ, कोई तुमसे डेफिनेशन पूछे, रेगुलेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड it's called what? Okay, Regulation of a body is called what? That is called homeostasis. Homeostasis. Maintenance of a body is called what? होम्योस्टेसिस। Equilibrium of a body is called what? होम्योस्टेसिस। Taking the body to the constant position, that is called what? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस। So either you can getting on to the point that what is homeostasis. तुम लोग को ये point loud and clear है? अब कोई पूछेगा तो बता सकोगे? Yes, sir. Okay, जी सर। that's Yes, it. sir. That's it. So don't make up your preparation for the board examination. Try to prepare yourself for the upcoming medical test and upcoming medical future. क्योंकि हमें जिनसे या हमें जिन्होंने पढ़ा है, they are being real good. लेकिन एक चीज जो हमने लैक किया ना मेडिकल इंस्टीट्यूट में आके, कि हमें जो इंटर में पढ़ाया जाता था ना, वो मेडिकल इंस्टीट्यूट में क्लियरली बहुत ज्यादा डिफरेंट था। क्योंकि अब तुम लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हो, फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस तुम लोगों ने नहीं लिया, फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस तुम लोगों ने नहीं लिया, विच इज बीइंग सो क्रूशियल फॉर द सेकेंड ईयर। और मैं तुम लोग को बता दूं कि अपने आप को प्रिपेयर एंट्री टेस्ट के लिए करो। आई डोंट थिंक सो कि ये मेडिकल किसी ने फोर्सफुली, अगर किसी ने मेडिकल फोर्सफुली लिए तो वो मुझे बता सकता है कि मैंने फोर्सफुली लिए और मैं आगे जाके फैशन डिजाइनिंग करूंगा। कोई है ऐसा? तुम लोगों ने मेडिकल क्यों लिए? पहले मुझे इसका आंसर देना, वन बाय वन। सर शुरू से ही इंटरेस्ट नहीं था। क्यों था? क्या बनना था? इंजीनियर बनना था इसलिए? नहीं, सर शेफ बनने के लिए लिए। डॉक्टर बनना। ऑब्वियसली डॉक्टर। तो ऑब्वियसली डॉक्टर कौन सा होता है? ऑब्वियसली डॉक्टर कैसा होता है? मैं तो सिर्फ डॉक्टर को जानता हूँ, ऑब्वियसली डॉक्टर को नहीं जानता मैं। ऑब्वियसली डॉक्टर कैसा होता है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी पहले बताओ। माइंड में बैकअप तो यही होता है ना कि आगे डॉक्टर बनना है तभी मेडिकल What लेते is हैं। that, अगर doctor? What बीबीए is- करना होगा तो डॉक्टर क्यों? ना देखो, ये तो पहले कुछ नहीं अपना एक वर्ड जो है ना, कोई तुमसे पूछे कि व्हाट यू वांट टू बिकम, यू डोंट से यू वांट टू बिकम डॉक्टर। पहली चीज क्या बोलोगे? आई वांट टू चूज द मेडिकल फील्ड, आई वांट टू स्टडी द मेडिकल, मुझे मेडिकल स्टडी का। अब मेडिकल में पता है क्या होता है? Yes, बचत क्या sir. होती है? बचत क्या होती है कि अब मेडिकल स्टडीज में एमबीबीएस भी है, बीडीएस भी है, फार्मडी भी है, डीपीटी भी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ऑक्यूपेंचर थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव इन मेडिकल। और ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस और बीडीएस मिलेगी तो हमें जन्नत मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देयर आर लॉट ऑफ एक्साइटिंग फील्ड भी है। अभी जिस तरह कोविड-19 चल सर रहा है, हम ये कह सकते हैं कि हमें मेडिकल फील्ड लेनी थी इसलिए हमने मेडिकल पढ़ी। वी हैव टू गो फॉर मेडिकल, इन शॉर्ट we have to go for medical. Try to make your wordings effective. You are not being anyone to judge. मतलब तुम लोग ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि तुम लोगों को कोई जज कर सके। अच्छा डॉक्टर का काम क्या होता है? So make your statement as professional as you can that we have to take medical. तो चैलेंज कर सकता है तो बता दीजिएगा। तो भाई हम अपनी प्रोग्रेस को ही ऐसा रखते हैं कि no one can challenge us, ठीक है ना। तो make your wording loud and clear that we have to take medical. If you have dared to challenge us. We don't have to make any challenge. We have to fulfill any challenge if you give us. ठीक है ना। तो अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा अफेक्टिव रखना। मेडिकल का बच्चा हल्का नहीं होता, अपने आप को कभी भी हल्का नहीं आने देना। You have to be loud and clear what you are. So homeostasis कोई मतलब homeostasis का? कोई मतलब homeostasis? Okay. Now I'm gonna have to make one thing over here. That according to the course curriculum, we have to make homeostasis into the three things. And what are they? Number one, that is what? Sir, Yes. होम्योस्टेटिस का थोड़ा बहुत बता दें। मैं थोड़ा लेट आई थी ना इस वजह कोई से। मसला नहीं, कोई तो मसला मैंने नहीं। कहा टॉपिक खत्म हो उसके बाद बताऊंगी। नहीं, बीच में बता दिया करो, कोई ऐसा मसला नहीं। होम्योस्टेसिस किसी भी बॉडी को मेंटेन करना, बैलेंस करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट?
होम्योस्टेसिस. बॉडी को बैलेंस करना, बॉडी को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? होम्योस्टेसिस. होम्यो का मतलब ही क्या होता है? कांस्टेंट. कांस्टेंट, सिमिलर, इक्विलिब्रियम. हमारे पास बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जो कि फिट है, एक बॉडी है जिसका वेट बढ़ा हुआ है. तो कौन सी बॉडी बैलेंस है? फिट वन ना. सर जो फिट है, जो फिट है वो बैलेंस है. ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी अंदर से भी रेगुलेट हो रही होती है, हमारी बॉडी अंदर से भी मेंटेन हो रही होती है. एंड द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, बॉडी को रेगुलेट, जो अपने आप को खुद कर रही होती है बॉडी रेगुलेट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट? होम्योस्टेसिस. बॉडी को बैलेंस करना, बॉडी को मेंटेन करना, बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेकर आना, that all goes to be a word which is called what? Which is called homeostasis. Okay, now I just gonna have to drive the homeostasis into the three things. मैं तीन चीजों में homeostasis को drive करूंगा. Number one, if I'm talking about a word, that is called what? Osmoregulation. पहला क्या है? ये दिख रहा है ना तुम लोगों को? Osmoregulation. Next one would be thermoregulation. And a very last, that is what? Excretion. So we have the three things. Well, अभी तक तुम लोग ये याद रखो that if you gonna have to study homeostasis according to the second year curriculum, we're gonna have to know the three things for homeostasis. Number one is osmoregulation. Next one. Regulation. And a very last, that is excretion. ठीक है? Excretion. Okay. Now we have the thing. We have a very first thing. अच्छा, what would be the class timing? तुम लोग class timing क्या है? Last class का end होनी है 9:45 पे, isn't it? Yes sir, 9:45 पे. अभी 9:42 होगा. अच्छा चलो. 3 minutes. नहीं, 3 minutes में कोई टॉपिक हम कर नहीं सकेंगे ना. मतलब कोई टॉपिक ऐसा हो कि जिसको हम बहुत ज्यादा इफेक्टिव करें. मुझे बस काम नहीं चलाना टॉपिक से, मुझे इसको डिटेल ओवरव्यू करना. तो without wasting any further time, I want to ask you that if you found any trouble in my topic, क्या मेरी टॉपिक में कोई तुम लोग को ट्रबल हुआ? नो सर. कोई ऐसी चीज जो तुम लोग दोबारा से, हाँ बोलो, कोई ऐसी चीज जो तुम लोग दोबारा से पूछना चाहते हो regarding about homeostasis, osmoregulation, thermoregulation, and excretion, it would be done on tomorrow class. लेकिन और homeostasis के अकॉर्डिंग कोई ऐसी चीज जो तुम लोग को प्रॉब्लमेटिक लगे तुम लोग से पूछो. No sir. अच्छा, Clear. तो No, sir. क्लियर है. दैट्स ग्रेट. क्लियर है, अच्छी बात है. अच्छा, नाउ जस्ट टेल मी व्हाट कि तुम लोग ने मेडिकल फील्ड लिया, मेडिकल फील्ड चूज किया. वी हैव अप्रॉक्स 7 to 8 पार्टिसिपेंट्स है हमारे पास है. मेरा पूछने का मकसद ये है कि सबका एम MBBS VDS है. Yes Yes, sir. sir. Priority Dermatologist. Yes, sir. Sir, Priority. dermatologist Scientist. करने के लिए MBBS. अच्छा, एनीवन अवे फ्रॉम दैट? कोई इस सोच से थोड़ा सा हट के आए? फार्म डी, DPT, अक्सर इनके भी स्कोप Yes आ रहे हैं. sir. Sir, I am scientist. यू आर बीइंग साइंटिस्ट. अच्छा, तो क्या तुमने Sir, I'm एक्सपेरिमेंट? interested in biotechnology. दैट्स वेरी ग्रेट. तो एक साइंटिस्ट है, एक बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव करना चाहता है. बायोटेक्नोलॉजी, व्हाई फॉर बायोटेक्नोलॉजी? कोई आइडिया? Interesting लगता है मुझे ज़्यादा. इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है. बायोटेक्नोलॉजी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है. एंड वी हैव द चैप्टर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज चैप्टर नंबर 9. सो यू विल एंजॉय दैट चैप्टर एज वेल. तुम सबको एंजॉय होगा इंशाल्लाह. हमारा वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. हाँ, इतना ज्यादा एग्जामिनेशंस में नहीं आता, लेकिन इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो वो चैप्टर तुम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे. और सर, हाँ बोलो. आप बायो और साइकोलॉजी को बता सकते हैं क्या अटैचमेंट है दोनों में? बायो और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का है ना या फिजियोलॉजी? देखो, साइकोलॉजी डील्स विद द साइकिक, इट डील्स विद द एथिक्स, इट डील्स विद द एथोलॉजी. बिहेवियर को, जो साइंसेस बिहेवियर को स्टडी करवाती हैं, दैट इज गोज फॉर साइकोलॉजी. हर बंदे की साइकी अलग होती है. साइकी मतलब रिस्पॉन्स, ठीक है ना? ईच एंड एवरीथिंग. Psychology, it would be the sub or what you can say the
sub-categorized field in biology as well as it comes into the sub-categorized field for arts as well. कि जिस तरह जो क्रिमिनल होता है या जो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं, जो एंजाइटी पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं. तो दे हैव टू नो अ सर्टेन बिहेवियर. पहले उनको बिहेवियरल साइंसेस पे स्टडी करवाई जाती है, फिर उनको क्लिनिकल कंडीशंस दी जाती है कि व्हाई द डिफरेंट पेशेंट हैव द डिफरेंट साइकी. अगर जस्ट फॉर एग्जांपल किसी एक स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा इंथुजियस्ट है, उसके 9 में अच्छे ग्रेड्स आए, उसके मैट्रिक में अच्छे ग्रेड्स आए, उसका फर्स्ट ईयर में 90% बना, सेकेंड ईयर में एक पेपर फेल हो गया, क्या करेगा वो? बाहिम्मत होगा तो वो आगे मतलब- और मेहनत करेगा. मतलब पहला रिएक्शन क्या होगा? अगर लूजर होगा तो वो रोएगा. एग्जैक्टली तो देर डिप्रेस ही होगा. डिप्रेस. पहली कंडीशन आती है, क्या होगा? वो डिप्रेस होगा. ठीक है ना, कि ये हो क्या गया मेरे साथ, इट कैन नॉट बी डन बाय मी, मतलब ये मेरे साथ नहीं हो सकता था. हाउ इट कैन बी हैपन टू मी, ये मेरे साथ कैसे हो गया? तो दैट इज ऑल द थिंग व्हिच इज बीइंग हैपनिंग टू द पेशेंट. आइदर दैट पेशेंट वुड बी द विक्टिम ऑफ डिप्रेसिव, या तो वो डिप्रेसिव कंडीशन में या एंजाइटी कंडीशन पे. तो इन दोनों कंडीशंस को जो ओवरकम करवाता है, दैट इज द पेशेंट डील्स विद द काउंसलर्स. पेशेंट अपने काउंसलिंग पे करते हैं, साइकाइट्रिस्ट इसको डील करता है. तो द थिंग व्हिच इज बीइंग इन्वॉल्व विद द बिहेवियरल साइंसेस of the different patient having the different psychic. So that is a certain thing which is goes for psychology and psychological effect. तो इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं कि इसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे. हमारे पास चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लास्ट टॉपिक आएगा बिहेवियर, जिसमें हम थोड़ा बहुत बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे. तो वहां पे तुम्हें थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होता जाएगा. एनीथिंग एल्स क्लास? थैंक यू सर. ओके, सो आई गोना Sir, हैव Sir, I have got something to ask you. टू Actually, ये जो होते हैं कि sir about time period of medical study, like अक्सर लोग कहते हैं कि you are gonna study medical और medical में बहुत पढ़ना पड़ता है, like 5-6 years पढ़ाई. तो इससे like हमारी जो like interest भी कम होता है और थोड़ा डर भी लगता है कि यार हम इतना पढ़ कैसे पाएंगे. तो इसका थोड़ा बताएं कि ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ज्यादा. वैसे इंटरेस्ट है मेडिकल में, लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि देखो, लाइक लोग ना बहुत फालतू बातें करते हैं, लोग बहुत फालतू बातें करते हैं. दे आर बीइंग सर सीरियसली बहुत ज्यादा. ठीक है ना. तो लोगों को बातें करने, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जितना चिल लाइफ एक मेडिकल स्टूडेंट की होती है, उतनी चिल लाइफ किसी की भी नहीं है. इंजीनियर दे आर बीइंग बोर्ड. क्या है कि एक एसओपी है, उसको फॉलो करना है. भाई अकाउंट्स में भी तो एक फॉर्मूला है ना, जिसको आप जिस फॉर्मूले के तहत आप चलोगे. ठीक है, मेडिकल साइंस इज बीइंग फुल विद एडवेंचर. मेडिकल साइंस एक फुल एडवेंचर जॉब है कि भाई आपके पास हर दिन हर तरह का न्यू केस आ रहा होता है, आप उसको स्टडी कर रहे होते हो. ठीक है, बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत हमारी इंजॉयबल लाइफ भी होती है, ऐसा नहीं है. हाँ, हॉस्पिटल्स में होती है. हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा एक रोल डेवलप होता है कि वहाँ की सोशल लाइफ ही अलग होती है. कहा यह जाता है कि मेडिकल साइंस में जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो बंदे होते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी सोशल लाइफ नहीं होती. ये सब गलत है. देखो, पेशेंट कहीं पे भी हो, उसको अपनी सोशल लाइफ खुद क्रिएट करनी पड़ती है. सो यस, देयर आर लॉट ऑफ स्टडी वी हैव इन मेडिकल. लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि चीज़ों को अपने आप के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं करो. दोज हु आर सेइंग कि मेडिकल में बहुत पढ़ना पड़ता है या मेडिकल लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि उन्होंने अपने ऊपर हावी कर लिया. आई जस्ट टेल यू इन टू द बिगिनिंग कि मैंने तुम लोग को एक बात बिल्कुल शुरू में ये कही कि अपने लिए चीज़ों को आसान बनाना शुरू करो. जितनी चीज़ें तुम लोग अपने लिए आसान बनाओगे, वो चीज़ें तुम लोग को उतनी देर तक याद रहेगी. एंड मेडिकल रिक्वायर प्रैक्टिस. मेडिकल प्रैक्टिस रिक्वायर करती है कि जब तक तुम लोग को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस मेडिकल में नहीं होगी, मेडिकल टर्म्स को गेन करने में नहीं होगी. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये एक टर्म मैंने आज तुम लोग को एक टर्म पढ़ाई है, लेकिन एक टर्म मैंने कितने एस्पेक्ट से पढ़ाई है, यू वुड नो बेटर. ताकि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तुम लोग को क्लियर हो जाए. तो वन थिंग आई गोना हैव टू टेल यू कि अगर तुम लोगों ने अपनी लाइफ में अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखा हुआ है, तो तुम लोगों को कोई हर्डल नहीं होगी. यस, देयर आर स्पीड ब्रेकर्स, देयर आर बम्पी रोड्स, लेकिन अगर तुम लोग का एम एस्पेक्ट क्लियर है, तो यू गोना अचीव दैट पार्ट. तो ऐसा कोई नहीं है कि मेडिकल में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. हर सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ता है. और जितनी लाइफ मेडिकल की इंटरेस्टिंग है, एक वाइट कॉलर जॉब है.
I'm just wearing the black shirt right now, but it's a white collar job. You are being respected. You are being respected throughout the community. So I don't think so कि मेडिकल में तुझे बोलता है बहुत पढ़ना पड़ता है, फिर क्या करोगे, हाउस जॉब करोगे, ये करोगे, वो करोगे. But we know about what is the respect which is being given to the medical professional yet right now. तो medical professionals को क्या respect आज मिल रही है ये तुम लोग खुद देकर जानते हो. और कोई चीज? Yes, sir. और कोई चीज किसी को? No, sir. Thank you. Okay, so we're gonna have to end this meeting. We're gonna have to end this session. Inshallah, we will make the 3 terms inshallah on tomorrow. So take care, stay blessed. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.